जिस तरह से कल दिल्ली में किसान हिंसा हुई है, उसे लेकर अब देश के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। किसान नेताओं पर कल एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के साथ साथ अन्य नेताओं का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दो किसान संगठनों ने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और यह हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कल अपने संगठन के आंदोलन से बाहर निकलने का ऐलान किया, तो इसी के साथ भीएम सिंह ने भी अपने संगठन के साथ खुद को आंदोलन से बाहर निकालने का ऐलान कर दिया है। भीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि राकेश टिकैत के चलते हिंसा फैली थी। कल इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें ये अपने साथियों को डंडा लेकर पहुंचने की बात कह रहे थे। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इसके अलावा दीप सिद्धू और लखा सिधाना पर भी किसानों को भड़काने का आरोप लगा है और इनके खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। लखा सिधाना पहले से ही अपराध की दुनिया का एक जाना माना नाम है। वहीं दीप सिद्धू पर किसान आंदोलन की शुरुआत से यह आरोप लग रहा है। मौजूदा समय में अभी भी पुलिस की जांच लगातार चल रही है और खबर लिखे जाने तक लगभग 500 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड किया है और 22 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और लगातार उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, जिन्होंने हुड़दंग मचाने का प्रयास किया। कल शाम को मिली खबर के अनुसार लाखों की संख्या में जो किसान आंदोलन के लिए पहुंचे थे, वो अब हिंसा के बाद वापस उसी तेजी से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और जो किसान ट्रैक्टर की परेड के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे थे, वो भी अब अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। हालांकि टूट के बाद आंदोलन निश्चित तौर पर कमजोर हुआ है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जिस प्रकार से हिंसा हुआ है, उसके बाद से सरकार का पक्ष अब ज्यादा मजबूत हो गया है। अब सरकार भी दोषियों पर कार्रवाई करने के मूड में दिख रही है। फिलहाल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उसके हिसाब से माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में किसान संगठन के बीच टूट पड़ सकती है और कई बड़े नेता अपना अलग रास्ता चुन सकते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में यह कहा गया है कि किसानों के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें सड़कों से हटाया जाए। इसके अलावा उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं निभाया। अब दूसरी खबर, जब से हमने भोजपुरी के अश्लील गानों पर सीरीज शुरू किया है, तब से कुछ दिखावटी भोजपुरी वक्तों को काफी बुरा लग गया है। अहिरान के समान और तोहर मोट हमर छोट गाना गाकर प्रसिद्धि पाने वाले कुछ चलते फिरते अश्लील गायक इनके भगवान हो गए। इनको लगता है कि अश्लील गाने गाकर और विदेशों से व्यूज बटोरकर उनके ये कलाकार भोजपुरी को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर रहे हैं और इसलिए जब कोई उन पर चोट करता है और उनके गाए हुए गानों को अश्लील बताकर सवाल खड़ा करता है, तो उन्हें लगता है कि इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है। लेकिन खुद को भोजपुरी का भविष्य बताने वाले ये कलाकार भिखारी ठाकुर जैसे नाम से भी परिचित नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने सच में भोजपुरी को उसका सम्मान दिलाया, वो भी अच्छी तरीके से। उनका नाम ये लोग ना तो जानते हैं और ना ही जानने में रुचि रखते हैं। अश्लीलता को पसंद करने वाले कुछ लोग आज के समय में जो वाकई में भोजपुरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसे भी महत्व देना आवश्यक नहीं समझते हैं। लेकिन चंद गंदी मानसिकता वाले लोग के विपरीत आज वैसे भी लोग हमारे बीच में हैं जो सच में भोजपुरी को अच्छे मायनों में प्रमोट कर रहे हैं। और आज हम आपको कहानी बता रहे हैं बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले शिक्षक पीयूष मोहन जी का, जिन्होंने लॉकडाउन की अवधि में पूरे रामचरितमानस को भोजपुरी में लिख दिया। पीयूष मोहन का कहना है कि रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखने का मकसद ये था कि इस ग्रंथ को और आसानी से और सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। पीयूष को यह बात बहुत बुरी लगती है कि कैसे आज फिल्म जगत के कुछ लोगों ने भोजपुरी में अश्लील गानों को डालकर इसे लोगों की नजरों में गिरा दिया और इसलिए इस बात से आहत होकर उन्होंने रामचरितमानस को भोजपुरी में लिखने का निर्णय लिया। पीयूष कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के करमनासा गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने भोजपुरी में रामचरितमानस को इसलिए लिखना शुरू किया ताकि उनके लिखे गए रामचरितमानस को पढ़कर लोगों में भोजपुरी के प्रति सम्मान बढ़े और एक साफ सुथरा छवि भोजपुरी के लिए बने। पीयूष पिछले 6 महीने से रामचरितमानस को लिख रहे हैं, जिसका कुछ अध्याय अभी भी बाकी है और इस पर वो अभी काम कर रहे हैं। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था, जिसका दूसरा नाम तुलसी रामायण और तुलसीकृत रामायण है। और नवरात्रि के दौरान जिस सुंदरकांड को हम पढ़ते हैं, वो सुंदरकांड भी रामचरितमानस का हिस्सा है। कुल 7 अध्याय हैं इसके, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड शामिल है। यह ग्रंथ एक महाकाव्य है और यही वो ग्रंथ है जिसमें तुलसीदास जी ने राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पुकारा है। इस महाकाव्य को तुलसीदास जी ने अयोध्या में विक्रम संवत 1631 ईस्वी में रामनवमी के दिन लिखना शुरू किया था और 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन के बाद सन 1633 ईस्वी में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के दिन राम जी के विवाह के दिन ये संपूर्ण हुआ था।
इस महाकाव्य में हिंदू धर्म के लोगों की अनन्य आस्था है और इसे हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भी माना गया है। अब तीसरी खबर, जिस राज्य में औसतन हर दिन 9 हत्याएं होती है, उस राज्य में किसी की हत्या की खबर आना कोई नई बात नहीं है। और ये अलग बात है कि उसी हत्या के बारे में हम और आप जान पाते हैं जो सुर्खी बनती है। और कल बीजेपी के एक नेता को दिन दहाड़े गोली मारी गई है और ये खबर कल से सुर्खियों में बनी हुई है। और इन दिनों बिहार में अपराध की जो स्थिति है, रोज कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है और बलात्कार भी हो रहा है। उस हिसाब से बिहार में अपराध किस तरह से बेकाबू है, ये आप पिछले कुछ दिनों से हो रही घटनाओं को देखकर समझ सकते हैं। रुपेश की हत्या हो या फिर बैंक में लूट हो, बिहार में अपराधियों का हौसला अपने चरम पर है। ऐसे में नीतीश कुमार भले ही जंगल राज की याद दिला रहे हो, लेकिन खराब हो रही कानून व्यवस्था से उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। अभी हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड की गुत्थी को बिहार पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि कल एक और घटना ने बिहार की सियासत में भूचाल मचा दिया। इस बार अपराधियों ने किसी बिजनेसमैन या फिर किसी करोड़पति को गोली नहीं मारी है, बल्कि इस बार अपराधियों ने सियासत की कुर्सी पर बैठे यानी कि सत्ताधारी पार्टी के नेता को गोली मारी है। मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजफर शमसी को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। हालांकि गनीमत रहे कि इस घटना में अजफर शमसी बाल बाल बच गए हैं और गंभीर रूप से उन्हें घायल अवस्था में आनन फनन में सदर अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें पटना रेफर किया गया था और फिलहाल उनका इलाज पटना में चल रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टर रमन के मुताबिक 2 गोली इन्हें मारी गई है, एक सिर के पीछे से और दूसरी पेट में लगी है और फिलहाल उनकी स्थिति गंभीर है। इस मामले में पुलिस ने जमालपुर जीआरएस कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल ललन सिंह को गिरफ्तार किया है और मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजफर शमसी भी जीआरएस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर हैं और आईटीसी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि नेताजी का विवाद कॉलेज के प्रिंसिपल ललन सिंह के साथ 2 दिन पहले भी हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल ने शमसी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हमले के बारे में बताया जा रहा है कि 3-4 अज्ञात युवक टेंपो से आए और कॉलेज के परिसर में सिर के पीछे से उन्हें गोली मार दी और वहां से भाग गए। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल को तत्काल गिरफ्तार किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब चौथी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नई टीम का गठन किया जो 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर नजर रखेगी। गृह विभाग इन लोगों पर नजर रखेगी और जो कर्मचारी या फिर अधिकारी काम के लायक नहीं होंगे, उन्हें जबरदस्ती सरकार रिटायर कर देगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि हर साल जून और दिसंबर के महीने में इसकी समीक्षा भी की जाएगी। सरकार ने पिछले साल भी इस प्रकार का एक पत्र जारी किया था, लेकिन इस बार बाकायदा एक नई टीम का गठन किया गया है जो इस बात पर नजर रखेगी। इसके अलावा ये टीम ठीक तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं, इसके लिए जून और दिसंबर महीने में समीक्षा की जाएगी। ये खत राज्य सरकार ने 25 जनवरी को जारी किया था और अब यह संज्ञान में आया है। फिलहाल आगे देखना होगा कि इस टीम के गठन के बाद क्या कार्रवाई होती है और या फिर जिस प्रकार से पिछले साल भी सरकार पत्र जारी करने के बाद इस बात को भूल गई थी, वैसे ही क्या सरकार इस बार भी इस पत्र को जारी करके भूल जाती है। अब अंतिम और 5वीं खबर, कल भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जदयू और आरजेडी के करीब 21 नेता भाजपा में शामिल हो गए। इन सबको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भाजपा के ऑफिस में शपथ दिलाई। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में सीतामढ़ी के पूर्व सांसद और आरजेडी के सरकार में मंत्री रहे सीताराम यादव का नाम भी शामिल है, जिन्हें पार्टी ने चुनाव से पहले निकाल दिया था। इसी तरह बथनाहा की पूर्व विधायक नगीना देवी का नाम भी है और आरजेडी से पटना सिटी से चुनाव लड़ चुके संतोष मेहता और पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर मीरा कुमारी का नाम भी प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। और इन सब के अलावा 17 और नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और जिस तरह से चुनाव के बाद बीजेपी ने बिहार में दूसरे पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारने का प्रयास शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इतना ही, धन्यवाद।